देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए आज जो है ना, आप समझिए यूसीसी पर सबसे सेकुलर संवाद होने जा रहा है। आज टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार संभवतः सबसे सेकुलर संवाद इस लिहाज से कि आज टीवी न्यूज स्टूडियो में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बताएंगे यूसीसी के मुद्दे पर हैं क्या सब भाई भाई, या फिर देश एक होगा, संविधान एक होगा लेकिन कानून अलग अलग ही होंगे। अगर यूसीसी आया तो शादी की उम्र समान हो जाएगी। बेटियों की शादी 9-9 साल की उम्र में ना हो, इससे किसे परेशानी हो सकती है। सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा, इसे परेशानी हो सकती है। सेपरेशन को लेकर एक कानून, जैसे बेटियां सब की है ना भाई, बेटियां चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब बेटियां बराबर, कानून सबके लिए सेपरेशन के एक जैसे होंगे, इससे किसे परेशानी हो सकती है। क्यों शादी टूटने पर किसी बेटी को उसका हक मिले और किसी को ना मिले। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवार एक, कानून दो, बहुत नाइंसाफी है। संपत्ति और वसीयत के अधिकार एक जैसे हो जाएंगे। भाई सवाल यह है कि फिर कौन नहीं चाहता है कि इस मामले में बेटे और बेटियों के बीच भेद ना हो। अब तो बेटियां जो हैं वो फाइटर उड़ा रही हैं भाई, मुस्लिम बेटी सानिया मिर्जा फाइटर उड़ा रही है हमारी बेटियां देश की। तो फिर ये जो भेदभाव है, बेटी बेटी में फर्क जो है, गोद लेने की एडॉप्शन को लेकर कानून एक जैसा हो जाएगा। कौन नहीं चाहता ऐसा हो। अच्छा जानते हैं, चर्चा इस बात की भी है, मेरे साथ अश्वनी उपाध्याय जी हैं जो इस शुरुआत से इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। आजकल उत्तराखंड की चर्चा है कि उत्तराखंड में जिस यूसीसी को लाने की तैयारी हो रही है ना, उसमें लिव इन में रहने वाले जोड़ों को भी अपना रिश्ता डिक्लेयर करना होगा। ऐसा होता है तो उन बेटियों को भी न्याय मिल पाएगा जो लिव इन में धोखे का शिकार होती हैं। कुछ लोग हो सकता है कहें कि ये क्या बात होती है भाई, इतने मॉडर्नाइज सोसाइटी है, ये सब क्या करने की जरूरत है। अपने अपने पक्ष है, इसीलिए राय मांगी गई है सबसे। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड सरकार के यूसीसी ड्राफ्ट में तो 2 से ज्यादा बच्चे होने पर वोटिंग राइट्स तक छीन लेने की बात चल रही है। 2 से ज्यादा बच्चे तो वोटिंग राइट नहीं, चर्चा ये भी चल रही है। आज हमारे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि हैं और वो हमें बताएंगे कि यूसीसी एक देश एक कानून की दिशा में भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कदम, या फिर से किसी एक समुदाय के अधिकार छीनने वाला कानून साबित होगा। भ्रष्टाचार का कानून या भाईचारे का कानून, तुष्टीकरण वाला कानून या संतुष्टिकरण वाला कानून। शुरुआत करेंगे जोरदार तालियों के साथ, स्वागत कीजिए। देखिए आज अश्वनी जी मेरे साथ हैं, आज मेरे साथ ही बैठेंगे। आज जो है मॉडरेटर की भूमिका में भी रहेंगे वे, लेकिन मंच देखिए आज कितना खूबसूरत है। यही हमारे देश की पहचान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या यूसीसी पर हैं भाई भाई। आचार्य नवल किशोर दास जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आचार्य जी। इसके अलावा मेरे साथ मेहरदीन रंगरेज जी हैं। मेहरदीन जी आपका, रंगरेज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। परमिंदर सिंह सेठी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। और फादर जॉनसन है, फादर जॉनसन आपका विशेष तौर पर बहुत बहुत स्वागत। अश्वनी उपाध्याय मेरे साथ है। सबसे पहले शुरुआत एक बार समझ लेते हैं अश्वनी उपाध्याय जी से। ये 4 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सबसे ज्यादा नुकसान किसको और सबसे ज्यादा फायदा किसको यूसीसी का? अश्वनी उपाध्याय। देखिए अमन जी, ये यूसीसी आ रहा है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं आ रहा है कि किसी की धार्मिक मामले में कोई इंटरफेरेंस होगा। यूनिफॉर्म टैक्स कोड नहीं आ रहा है कि कोई टैक्स है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी सिविल राइट की बात है। इसमें जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा हमारे वो मुस्लिम बहन बेटियों को होगा, उसके बाद हमारे पारसी बहन बेटियों को होगा, उसके बाद क्रिश्चियन बहन बेटियों को होगा जिनका कूलिंग पीरियड 2 साल आज भी चल रहा है। जहाँ तक हमारे सिख बंधु हैं, ये तो हिंदू में ही आते हैं, तो महाराज जी और सिख बंधु ये तो एक साथ ही हैं, तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का तो हिंदू ला सब पे गवर्न होता है। एक बात मैं बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट पहले सवाल से, सबसे ज्यादा फायदा किसको? सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बहन बेटियों को होगा। तो विरोध भी सबसे ज्यादा वहीं से है। यही तो दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा पाखंड यही है कि बीमारी जहां पे है, समस्या जहां पे है, जिसको दवा की जरूरत है वो कर हम दवा नहीं खाने देंगे। और खुद क्या, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बहन बेटियों को दबा के रखने की एक पुरुषवादी जो मानसिकता सोच है, वो फिर से यहां झलक रही है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, आज की डेट में अगर किसी 17 साल या 16 साल की हिंदू बेटी की शादी हो जाए, बाल विवाह का भी कानून लगेगा और माता पिता चाहें तो पॉक्सो के अंदर मुकदमा लिखवा सकते हैं। दूसरी तरफ 9 साल की हमारी मुस्लिम बेटी, अगर उसको पीरियड आ गया और उसका कोई निकाह हो गया, न बाल विवाह वाला कानून चलेगा, न पॉक्सो का कानून चलेगा, जबकि पॉक्सो एक गंभीर कानून है, बलात्कार का कानून माना जाता है वो।
इसी तरीके से शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी, फायदा मुस्लिम बेटियों को। शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा, फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम बेटियों को। जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है, अगर बाजपन के आधार पर तलाक होगा या नपुंसकता के आधार पर तलाक होगा या किसी और जो भी रीजन होगा, जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होगा, वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात, जो एक तरफा तलाक चल रहा है, तलाक हसन तलाक बाइन तलाक किनाया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वैसे तो बेनजीर बैठी अपनी समस्या बताएगी, मैं कलबुर्गी की एक समस्या बताता हूं। अच्छा, वैसे आपको बता दें बेनजीर हिना भी हैं हमारे साथ। हाँ। बेनजीर हिना तलाक हसन, वैसे आपने तलाक बिद्दत सुना होगा, तलाक हसन जिसमें इनको 2000 रुपए शायद क्या पेटीएम कर दिए गए थे दूध के। इनको बेनजीर को 15,000 रुपए पेटीएम कर दिया, बोला तुम्हारी मेहर की रकम है, और 2,000 रुपए पेटीएम कर दिया। इसका 1 साल का प्यारा सा बच्चा अली नाम है, बोला तुम्हारा दूध का पैसा है। 17,000 रुपए में 3 चिट्ठी भेज के बेनजीर को तलाक दे दिया। बेनजीर पढ़ी लिखी है, दिल्ली में रहती है, जर्नलिस्ट है, हस्बैंड वकील है, तब ये स्थिति है। आप सोचिए जरा, जो आदि बहुत पिछड़े एरिया में है, जहां गांव में मतलब रहने वाले हैं, वहां की बहन बेटियों की क्या हालत होगी। मैं काम करता हूं, 1 मिनट बेनजीर, मैं पहले आप ही से शुरू कर लेता हूं। आना चाहिए यूसीसी, क्यों आना चाहिए, आपके साथ क्या हुआ था और क्यों लगता है कि यूसीसी मस्ट है, आना ही चाहिए, नंबर 1। और आप जैसी बेटियों को क्या फायदा होगा यूसीसी का? अगर यूसीसी पहले आ जाता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती विक्टिम बनी, या मैं कोर्ट में नहीं गई होती। ये काम तो 70 साल पहले होना था, जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था। तो ये पहले, जब देश का संविधान हमारा बना, तो हमें क्यों वंचित किया गया? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, हम क्यों 70-75 सालों से पिछड़ी हुई हैं। हमारा क्या कसूर था कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे जैसी जो पीछे महिलाएं रही हैं वो मुस्लिम हैं। क्या आप लोगों के दिमाग में था इनको पीछे रखना है? हम मुस्लिम महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को तो आगे रखा आपने, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को आपने पीछे क्यों रखा? क्या हुआ था आपके साथ? क्या तलाक हसन क्या हुआ था? मेरे हस्बैंड और मेरे बीच, जो जनरली सभी कपल के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, तू मैं हुई। हस्बैंड ने कहा निकल जाओ। उस टाइम मैं बीमार भी थी, 3 महीने का मेरा बच्चा था। मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया और हम वहाँ से, मेरे हस्बैंड ने मुझे निकाला और मैं आ गई। पता नहीं था कि इस तरीके की कोई चीज़ भी होती होगी। मैं अपने ऑफिस हूँ, रमज़ानों के दिन थे, रमज़ान में पहला लेटर आया, उसमें अमन, यहाँ आपको हैरानी होगी सुन के, उस लेटर में हस्बैंड मेरा खुद एडवोकेट है, दूसरा एडवोकेट ये लिख रहा है कि मैं तुम्हारे पति के विहाप पे तुमको तलाक दे रहा हूँ, और वो तलाक हसन है। मतलब किसी और ने तलाक दिया। मतलब आप ये देखिए, पति के साइन नहीं है, पति के साइन नहीं है, क्योंकि बेनजीर का केस मैं ही देख रहा हूँ, पति के साइन ही नहीं है। पति के बिहाफ पे एक एडवोकेट कह रहा है कि मैं फला के बिहाफ पे तुम्हें तलाक हसन, इसे क्या कहते हैं? तलाक हसन। हाँ, कोई गैर आदमी निकाह जिसने किया वो तलाक ही नहीं दे रहा है। कोई और शख्स वो मुझसे कह रहा है कि वो उसके बिहाफ पे मैं तुम्हें तलाक हसन दे रहा हूँ। ये अभी होता है, ये सब है अभी। ये हो गया ना, कह दिया ना मेरा तलाक है, मेरे संबंध खत्म। हमें तो पता था तलाक बिद्दत है, सिर्फ तलाक बिद्दत, ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक तलाक। अच्छा, ये भी अलग है। अमन, तलाक बिद्दत तो मैं कहूंगी वो फार बेटर था। आमने सामने थे, 2 थप्पड़ तो पत्नी लगा सकती थी। मेरे तो वो आया ही नहीं सामने। ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस से तलाक भेज के वो गायब है, कहाँ पकड़ूं मैं उसको? कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब चिट्ठी भेज दी उसने। 3 लेटर भेजे हैं। इसमें 3 लेटर भेजने होते हैं। 2 उसने मेरे एड्रेस पे भेजे हैं, तीसरा उसने जीमेल किया है मुझे। किसने? उन्होंने नहीं, आप एडवोकेट ने, वो मेरे हस्बैंड का एडवोकेट ने, और वो उसने मुझे तलाक दी। आपके पास क्या राइट्स हैं इसको लेकर अभी फिलहाल, विदाउट यूसीसी? कोई राइट नहीं है मेरे पास, कोई राइट नहीं है मेरे पास। जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम एडवोकेट है, तलाक हो गया। मैंने कहा पति ने तो नहीं दिया, हाँ वो कोई बात नहीं, ये भी चलता है, पति के बिहाफ पे कोई और भी दे सकता है। आप मुस्लिम स्कॉलर्स या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जो बॉडीज हैं, इनके पास गई हैं आप? सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गई थी। मैंने अश्विनी सर को तो बहुत बाद में कांटेक्ट किया है, जब मुझे पता चला कि मेरे सारे दरवाजे बंद है। तो ठीक है, मैं अब इस चीज को जो मेरे साथ, 1 मिनट, आ रहा हूँ 1 मिनट, मैं मेहरुद्दीन जी आ रहा हूँ। आप ये अभी, हाँ 1 मिनट, नहीं आप 1 मिनट से बात की है। मेहरुद्दीन जी ऐसे बीच में नहीं बोलते। मैं आपके पास आऊंगा, आपका पूरा पक्ष लूंगा। मेहरुद्दीन जी प्लीज कंप्लीट करिए। तो जिस रात मुझे ये 23 अप्रैल 2022 को ये लेटर मिला था, रमज़ान के दिन थे, मैं घर लौटी तो पूरा सहरी का जो टाइम होता है, सुबह फज्र का टाइम होता है, नमाज का टाइम 4:30 पौने 5 बजे तक, मैंने मल्टीपल मुस्लिम एडवोकेट्स को कॉल किया था। उन्होंने सबने ये बोला तुम्हारा डिवोर्स हो गया, और तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। कैसा डिवोर्स? हस्बैंड सामने नहीं आया, हस्बैंड के सिग्नेचर नहीं है, ससुराल की तरफ से कोई आपको कुछ वो मेंटेनेंस वगैरह कुछ पैसे? नहीं, कुछ भी नहीं है। जब तीसरा लेटर आ गया
तो पेटीएम हस्बैंड ने मेरे यूपीआई से किया 15,000 रुपए मेरे, ये मेहर और 15,000 पेटीएम कर मेहर दिए। नहीं थे, इद्दत का, जो इद्दत के पैसे, मेहर के पैसे मुझे दिए ही नहीं। 25,000 रुपए मनमानी करके तो मेहर रखा गया था आज के टाइम में। अच्छा, लोगों ने मेरा 25,000, वो ओनली 25,000 वो भी नहीं दिए। 15,000 किस चीज के पेटीएम? 15,000 थे इद्दत, जो ये इद्दत 3 महीने का पीरियड जो था तलाक का, ये 15,000 रुपए इस चीज के थे। अच्छा, वैसे देखिए बड़ा दिलचस्प है, जब इस्लाम था तब ना पेटीएम था ना ये था, तो ये तो अडॉप्ट कर लिया पेटीएम पेटीएम और जीमेल। तीसरा मुझे जीमेल से आया है। अच्छा। तो क्या, हाँ, तो जीमेल था जब 1400 साल पहले। तो 15,000 रुपए मेरे इद्दत के पैसे और 2,000 रुपए मेरा। आपको हंसी आ रही होगी मेरा दीन जी, क्योंकि आपकी बेटी के साथ नहीं हुआ, ये आपके परिवार के। आप हंसिए मत, प्लीज। देखिए हंसिएगा नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सर, बेटी के साथ खड़ी होगी, ऐसा ना हो कि बेटी के साथ हुआ है जो मेरे साथ। देखिए क्या होता है मेरे दीन जी, बहुत ही जब सब लोग, जब सर कोई झूठ बोलता है ना सर, मेरे दीन जी, जो मेरे दीन जी एक मिनट रुकिए ना, दिखता है सर, मेरे दीन जी एक जो मिनट, झूठ बोलता है वो दिखता है मेरे सर। दीन जी एक मिनट, मैं देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जिसके साथ बीत रही है वो ही दर्द समझ सकता है। इसलिए कम से कम अगर आप साथ नहीं दे सकते, मरहम नहीं लगा सकते ना, तो मुस्कुराइए मत। सर मजाक मत, आप हंसे थे, मैं किसी और चीज पे बात कर रहा था। मैं इनके विषय पे नहीं, आप कैसे हंस रहे हैं? आपने देखा बच्ची के साथ क्या हो रहा है? आपको कहीं बुरा नहीं लग रहा? आपके 1 साल का बच्चा 2,000 पेटीएम कर दिया, 15,000 दूध, बच्चे को दूध पिला दिया। जब हमारे देश में ट्रिपल तलाक का कानून है, सुन तो लीजिए सर, ट्रिपल तलाक का जब हमारे देश में कानून है, उसके तहत ये कार्रवाई करती है उनके खिलाफ। मगर वहां पर ये नहीं कर रही, मगर इन्हें सुर्खियां बटोरनी है किसी तरीके से, आकर यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा चलाना कि कैसे वहां पे तलाक हो जाता है। ऐसे तलाक कभी नहीं होता। 22 महीने का बच्चा है, सुर्खियां बटोर रही है। अमन जी मेरी बात सुन लीजिए, ना तो फोन मतलब पे तलाक होता है, भगवान न करे आपके परिवार के साथ किसी के साथ ऐसा ना हो, और कम से कम फिर कोई अगर ऐसा बोले तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए आप अच्छे आदमी हैं रंगरेज भाई, ये सब बोलकर अपना स्तर मत गिराइए। किसी के परिवार के साथ जब ये हो तब आप सामने बोले कि ये एक्टिंग कर रही है और ये सुर्खियां बटोर रही हैं। बिल्कुल। 22 महीने का बच्चा 2,000 दूध के लिए पेटीएम कर दिए, 15,000 कर दिए, और आप हंस रहे हैं। और चलिए कोई और बात पर हंस रहे होंगे, लेकिन आप ये मत कहिए कि सुर्खियां बटोरने के लिए। अब आप अपना पक्ष रखिए रंगरेज जी। दूसरा एग्जांपल, ये तो पहले इनका एक बार कमेंट ले लेता हूं। हाँ, कलबुर्गी से दूसरा केस है, वो डॉक्टर MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, उसका हस्बैंड डॉक्टर MBBS MD, घर में नर्सिंग होम, सास ससुर डॉक्टर, इसके बावजूद तलाके किनाया दिया। तलाके किनाया में क्या कहते हैं? जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। और उसके बाद वो काजी के पास गई, डॉक्टर क्या जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, 3 बार बोलना, 3 बार बोला। क्या कहते हैं? तलाके किनाया। और वो डॉक्टर कलबुर्गी की, वो जब काजी के पास गई, बोले जी हमें तो तलाके किनाया दे दिया। बोले हाँ तो हो गया, ये तो हो गया, हो गया। वो गूगल कर लेना तलाके किनाया, डॉक्टर सईदा अमरीन, उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हो गया। बताइए अब आप बोलिए। अब ये जो बार बार तलाक की बात आ रही सर कि इनको दे दिया, उनको 140 करोड़ इस देश में है। अगर एक आध केस अगर ऐसा आ जाता है तो आप सारे मुसलमानों को, या सर एक आध केस अगर आ जाता है सर ऐसा, सुन तो नहीं अमन जी, ऐसा क्या क्यों फिर हिंदू बेटियों को दहेज के लिए क्यों मार दिया जाता है? पेट में गोद में क्यों मार दिया जाता है हिंदू बेटियों तो? नहीं होगा ना, वो मार दिया जाता है, कानून है ना उसका। तलाके हसन का कानून नहीं है। आप सवाल गलत कर रहे हैं अमन जी। सजा है। अगर कोई बच्ची को, अगर कोई पेट में इस तरह से मार रहा है, उस पर सजा है। सर सुनिए, तलाके हसन की सजा नहीं है। सर सुनिए, हमारे देश में जो है सर संविधान से चलता है, लॉ है हमारे यहाँ पर। इनके खिलाफ अगर इनके साथ कोई गलत हुआ है तो ये कोर्ट जा सकती हैं, और इन्हें जो है ना सर, इनकी जो है पर मंथ जो भी इनका खर्चा होगा वो सब मिलेगा, और जो मेहर की रकम निकाह में मिला हुआ। सर रुकिए, मैं बता रहा हूं सर, कौन तय करेगा? सर कोर्ट तय करती है ना। अच्छा। अरे सर कोर्ट तय करती है। हमारे मेंटेनेंस, हमारे खर्चे के लिए तो कोर्ट है, लेकिन तलाक के लिए मौलवी है। वाह जी वाह, किस ये तो बहुत अच्छी बात है। मैडम सुनिए, किसी मौलवी ने आपको तलाक दिया क्या? मेरे मेंटेनेंस को कोर्ट तय करेगा, लेकिन मेरी शादी को कौन तय करेगा? आपने हैसियत देख के शादी करी है ना किसी से? वो टूटी है या नहीं, कौन तय करेगा? वो कौन तय करेगा? खुद ही फंस गई हैं। आप तय करेंगे वो तलाक नहीं हुए। आप कह रही मुझे मेरा शोहर नहीं मिल रहा, आप झूठ बोल रही हैं। आपको पता नहीं उसका घर कहाँ है, आपको घर नहीं पता उसका कहाँ है, आप जाइए उसके घर पर। चलिए, मगर आप जाएंगी नहीं। बस अब एक काम करते हैं, जो है ना मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आपको छोड़ा गया है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आपने ठेके छुटा लिया है मुस्लिमों के लिए। मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रही है ये जिसने तलाके हसन, सारे मुसलमान तलाके हसन देते हैं क्या? अब एक मिनट आगे बढ़ेंगे। अब आप अपनी बात पर आइएगा, मैं आपके पास माइक दे रहा हूं, आपको बोलूंगा। मेरा सवाल ये है, यूसीसी आना चाहिए या नहीं? यूसीसी से क्या प्रॉब्लम है?
सार्थक बताइए जिस पर बाकी आज बहस करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है यूसीसी? देखिए यूसीसी जो है ना सर, वो सब समाज के लिए बिल्कुल जो है बिल्कुल भी गलत है, सारे समाजों के लिए। सिर्फ अपने समाज की बात करिए, मैं मुस्लिम समाज की देखिए हिंदू धर्म की बात आचार्य जी करेंगे, फादर जॉनसन और जी करेंगे। देखिए सर, अगर बोलिए अगर आप ऐसे करेंगे सर, स्टेट लिस्ट है सर हमारे देश में, और ये अगर स्टेट लिस्ट है ना हमारे देश में, ये हमारे वकील साहब बैठे हैं, तो फिर तो गवर्नर चलाएंगे, फिर तो मुख्यमंत्री हटा दीजिए, सारे गवर्नर तय करेंगे, गवर्नर चलाएंगे प्रदेशों को। ये यूसीसी के मैं आपको बता रहा हूं फैक्ट। दूसरी में आर्टिकल 371 है सर, जिसके तहत जो लोगों को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ सर राज्यों को, गुजरात है उसमें, सिक्किम है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, इन सबका स्टेटस हटाना पड़ेगा। तो ये सर एक जुमला है 2024 तक का, किसी तरीके से ध्रुवीकरण समाज में किया जाए। मैं अमन जी बार बार कह रहा हूं, ये समाज के लिए ध्रुवीकरण के लिए, क्योंकि जब हिंदुत्व का चेहरा नहीं चल रहा, मोदी मैजिक खत्म हो गया, बजरंग बली खत्म हो गया, तो अब जब बजरंग बली सारी चीजें अरे सर सुन तो, भाजपा के लिए खत्म हो गया ना, कांग्रेस का साथ दे दिया उसने, कर्नाटक में साथ दे दिया ना, कर्नाटक में बजरंग बली साथ आ गए उनके, तो इसलिए ये बार बार। अच्छा सर सुनिए, आप सारे मुसलमानों के हक और हकूक की बात करेंगे, नहीं तो आप शरीयत चलाओगे, ये देश शरीयत से थोड़ी चलेगा। सब समाज की बात करने का काम होता है। तभी आप पूरा समाज बैठा है, तभी आप पूरा समाज बैठा है। आप राजनेता हैं या अपने समाज की बात करने आए? मैं अपने समाज की बात कर रहा हूं। तो समाज की बात करिए, मुझे बताइए 3 पॉइंट में बताइए, बिना इधर उधर घुमाए 3 पॉइंट में, पॉलिटिकल डिबेट नहीं चाहिए, 3 पॉइंट में बताइए व्हाई नॉट यूसीसी फॉर मुस्लिम कम्युनिटी ओनली। आप हिंदुओं की बात मत करिए, ईसाइयों की नहीं और सिखों की नहीं, अपने समाज में व्हाई नॉट यूसीसी। 3 पॉइंट मैं बता रहा हूं। संविधान आपको 30 सेकंड है। 3 पॉइंट संविधान हमें इजाजत देता है अपने जो अपने धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने की और उसको अपने उस पर चलने की। बाकायदा कांग्रेस लिस्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को संविधान निर्माता जो लोग थे उन सब ने उसमें डाला है सर, ये बता देंगे हमारे भाई बैठे हैं अश्विनी उपाध्याय। तो सर ये जो मामला है, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, ये कैसे यूसीसी का मामला बना रहे हैं कि आपको जो गोद लेना, ये 3-4 चीज हैं उसमें जो है, ये तलाक के मामला बार बार हमारे, ये सारी चीजें हमारे पे टारगेट करने के लिए कि आपको हलाले से मुक्ति मिल जाएगी, तलाक से मुक्ति मिल जाएगी, 18 साल सब बच्चों की एज हो जाएगी। अरे सर कोई भी अब एक काम करते हैं, मैं आचार्य नवल किशोर दास जी के पास जा रहा हूं। देखिए रंगरेज भाई, क्या होता है रंगरेज भाई, देखिए क्या होता है, यहाँ जितने भी लोग हैं, इतना टेक्निकल संविधान आर्टिकल 44 ये सारी चीजों में अगर हम ना जाएं, अगर हम बुनियादी सवाल पर रहें, सिर्फ जो अभी अश्विनी जी ने भी पूछा, अगर मैं आपसे सिर्फ बुनियादी, अब मेरे को बीच में मत बोलिए, मैंने आपको बोलने दिया, मैं अगर आपसे सिर्फ बुनियादी सवाल पूछूं, आज यहां जितने भी लोग बैठे हैं सारे बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ है ना, बेटी पढ़ाओ, सब कोई बोलता है। अब 9 साल 10 साल की उम्र में बच्ची की शादी हो जाएगी, क्या होनी चाहिए 9 या 10 साल में, या 1 मिनट, लीगल एज ऑफ मैरिज कॉमन हो जानी चाहिए? हाँ या आप किसके पक्षधर हैं? मैं चाहता हूं कि 18 साल में शादी होनी चाहिए, जो देश का संविधान कहता है। तालियां बजाइए, इसका मतलब यूसीसी आप चाहते हैं। नंबर 1। दूसरा सवाल, बेटी और बेटे में क्या फर्क होना चाहिए? पूरा सवाल सुनिएगा। क्या बेटियों को भी इनहेरिटेंस राइट्स यानी कि वसीयत में, संपत्ति में बराबर का बेटों जैसा अधिकार मिलना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल मिलता है सर, मुस्लिम समाज में यूसीसी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाई नंबर 3, क्या? अरे सर मैं हिंदू भाइयों की बात करूंगा, आचार्य नवल जी बोलेंगे ना, तो अपनी बात रखो, आप अपनी बात करिए ना। नंबर 3, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, क्या जो कुरीतियां हैं, जैसे हलाला जैसी जो कुरीतियां हैं, उन पर बहुविवाह, पॉलीगैमी मतलब 2 बीवियां घर में अगर चूड़ी तोड़ रही है, तीसरी घर में ले आओगे नहीं ना, तो बहुविवाह, पॉलीगैमी और हलाला, क्या ये गलत है, हाँ या ना? गलत है सर। चलिए ताले बजाइए, तो बस स्वागत हो गया यूसीसी का। चलिए आचार्य नवल किशोर दास जी स्वागत तो कर रहे हैं यूसीसी का, ऐसे ही आप बुरे बन रहे हैं। तालियां बजाइए एक बार फिर से, स्वागत है यूसीसी का। आपने जो सवाल किए हैं ना सर, जी, ये सारी चीजें बिल्कुल सही है, ये नहीं होती हमारे समाज में, नहीं होती, मगर हमारे समाज को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है सर, किसी तरीके से। आप ये बताइए सर, अगर हिंदू कहां चलता है बताओ जरा, सारे समाज में सर सुनिए, नहीं सारे नहीं करते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, कुछ 1% भी है ना, एक भी है तो एक भी बच्ची वो बेनजीर है ना, क्यों एक भी ना होना। चलिए आचार्य नवल किशोर दास, बहुत समय लग गया सर, सब फूल है, आप सबको अलग अलग नहीं कर सकते, एक ही गुलदस्ते में एक ही फूल सजा सकते। चलिए गुलदस्ता एक होता है, कानून भी एक होता है, गुलदस्ता एक है तो कानून भी एक होगा, आप सबको एक फूल कैसे कर देंगे? चलिए आचार्य नवल किशोर दास, आचार्य नवल किशोर दास जी, आपसे सवाल मेरा मुस्लिम धर्म को लेकर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेरा सवाल आपसे यह है कि हिंदू भाई, हमारा जो हिंदू समाज है, वो यूसीसी क्यों चाहता है? अगर चाहता है, क्यों चाहता है? क्या मुस्लिम बेटियों के उद्धार के लिए या उनकी मदद के लिए,
या हिंदू समाज का कुछ फायदा हो जाएगा यूसीसी आने से? सिर्फ हिंदू समाज की बात बताइएगा, क्योंकि कहा जा रहा है नुकसान इधर भी है। नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट, सेसेशन एडॉप्शन एक्ट, कई हिंदू नुकसान उधर भी है। सुनिए, हम पहले से ही मांग करते हैं और पूरा समर्थन कर रहे हैं कि समान नागरिकता लागू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान मतलब सबको समान विधान। किसी की पूजा पद्धति पर उसके साथ कानून तय करेगा वो नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज भी कहीं न कहीं कानून के ऊपर बढ़ जाता है, तो हिंदू समाज तो सदैव संविधान को लागू मानता है और हम चाहते हैं कि समान नागरिकता लागू होना चाहिए। क्यों? किसी के खिलाफ नहीं है, किसी पूजा पद्धति के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जी एक मिनट, हाँ, अभी प्रेजेंट सिस्टम से हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम? तो फिर क्यों चाहिए? नहीं, इसलिए चाहिए। दिक्कत क्या है? अभी आज जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ बेटियों में तलाक ले लेती हैं। अब एक मिनट आचार्य जी, आप फंस गए। सुन तो लो पहले। अरे सुनो, हमारे यहाँ तो बाहर के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए? नहीं, हमारे अपनी ही बात कर रहे हैं ना। अपने लिए हमारे यहाँ कई कानून जैसे इस तरह का होता है कि किसी बिना पूछे दहेज का कानून लगा दिया, छोटी छोटी बातों पर। हम चाहते हैं कि परिवार में समानता रहे, हर व्यक्ति में समानता रहे। हमने पहले कहा है, जो अभी मौजूदा कानूनों में नहीं है। नहीं, कई कानून ऐसे हैं। जैसे हमने कहा था एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। ऐसे हम चाहते हैं कि पूरे देश में सबके लिए समान नागरिकता हो, समान कानून हो, किसी में भेद न हो धर्म के नाम पर। अच्छा, एक सवाल तो वैसे ही संविधान को मानता ही है। ये सवाल जो है ना वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। सवाल ये है जो मैंने आचार्य जी से बार बार समझने की कोशिश की, वो सवाल ये कि हिंदू समाज क्यों चाहता है यूसीसी? क्या इसलिए कि मुस्लिम बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा इसलिए हिंदुओं को यूसीसी चाहिए, या वाकई हिंदुओं को भी लाभ होगा यूसीसी आने से? क्योंकि कई तरह के लॉज हैं, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट से लेकर वो सही एडॉप्शन सेपरेशन के जो कानून है वो तो फिर सारे या तो बदल जाएंगे या यूसीसी जो वैसे कह रहे हैं कि हिंदू कोड आ जाएगा। नहीं, हिंदू कोड नहीं आएगा। बड़ी सीधी सी बात है, अगर 100 गज का प्लॉट है तो 100 गज के प्लॉट पे नया मकान तभी बनेगा जब पुराना वाला स्ट्रक्चर ढाया जाएगा। यूसीसी तभी आ सकता है जब पारसी मैरिज एक्ट खत्म हो, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म हो, हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो, शरीयत एक्ट अंग्रेजों। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हिंदू मैरिज एक्ट खत्म होने से हिंदुओं को फायदा या नुकसान? मैं आपको बता रहा हूं, हिंदू मैरिज एक्ट यूसीसी आए या ना आए हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काफी कुछ इक्वलिटी इनको हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू बेटियों को मिल चुकी थी, और जो नहीं भी मिली थी कोर्ट ने लगातार अपने एक के बाद दूसरे जजमेंट के द्वारा उनको लगभग हिंदू बहन बेटियों को एक बराबर अधिकार दे दिया। और जब मैं हिंदू की बात करता हूं तो हिंदू का मतलब केवल हिंदू नहीं, एक सवाल पूछूं, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम का सवाल पूछता हूं जी। आदिवासी समाज में कई तरह की प्रथाएं हैं जी। गोवा का जो यूसीसी है उसमें तो बाइगैमी है हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के लिए बाइगैमी है। ठीक बात। 30 साल तक की अगर बच्चा नहीं हो रहा तो आप दूसरी शादी, हिंदुओं के लिए बाइगैमी नंबर 1। आदिवासी समाज में भी, जरूरी नहीं मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज में भी बहुविवाह की कई इस तरह की चीजें हैं। तो फिर वो सारी चीजें तो फिर वो बंद हो जाएंगी, तो हिंदुओं को तो फिर उस लाभ से देखा जाए तो वहां पर भी असर पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, भारत की टोटल जनसंख्या 145 करोड़ है। 145 करोड़ में जो बार बार ट्राइबल का हवाला दिया जा रहा है वो लगभग 50 लाख है। और उन 50 लाख लोगों पे ये यूसीसी तो छोड़िए, आईपीसी भी नहीं लागू होती, इंडियन पिनल कोड भी नहीं लागू होता। तो अगर 144 करोड़ 50 लाख लोगों पे जहां आईपीसी लागू हो रहा है वहां यूसीसी लागू हो जाए तो अच्छा है। बाकी जो 50 लाख बचे हुए हैं जहां इंडियन पिनल कोड आज भी नहीं चलता है, वहां कुछ दिन के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वहां पे भी आईपीसी भी आएगा तो यूसीसी भी आ जाएगा। ये कहना कि नहीं, आप एक काम करो, पहले उन्हीं आदिवासियों पे ही यूसीसी लागू करो, फिर जाके हो जाएगा, फिर दिल्ली में लागू करना, फिर बेंगलोर करना, फिर यूपी बिहार करना, ये थोड़ी सेठी साहब। परमिंदर सिंह सेठी भाई, हमने जान लिया हिंदू समाज को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एक मंच पर हैं, लेकिन यूसीसी को लेकर एक मंच पर है नहीं, हमें नहीं पता, इसलिए मैंने आप सबको बुलाया आज। सेठी साहब बताइए, आनंद मैरिज एक्ट, सिखों में शादी का प्रावधान, डिवोर्स को लेकर तो भाई वो हिंदू मैरिज एक्ट ही होता है, सिखों में वो सारी चीजें मेरे को भी पता है। आप बताइए, यूसीसी से क्या वाकई बहुत कुछ गलत हो जाएगा या आप स्वागत करते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो आपने तस्वीर दी है ना, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। ये विविधताओं का देश है, विभिन्नता में एकता है। यहाँ पे जो आपका आर्टिकल 44 कहता है कि यूसीसी आनी चाहिए, इससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 25 ये कहता है कि जो आपका जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपने इसको ड्राफ्ट तो करा नहीं है। अब जिस प्रकार से कृषि कानून, बड़ी देर से लोगों की एक मांग थी कृषि कानून आना चाहिए, कृषि कानून रातों रात आपने लाके उसमें ऐसी चीजें ला दी,
कि जिसके बाद वहां पे 13 महीने किसान बैठे। यूसीसी आए, ये कुरीतियां हैं जो इस बेटी के साथ हुआ, बड़ा दुखद है। ये सामाजिक कुरीति है, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, इससे यूसीसी का कोई लेना देना नहीं है। पहले आप यूसीसी को ड्राफ्ट कीजिए, उसके बाद आप जैनी के पास जाइए, बौद्ध के पास जाइए, पारसी के पास जाइए, ईसाई के पास जाइए, मुसलमान के पास जाइए, जो उन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या उनका संत समाज है। जैसे हमारे सिखिज्म में एसजीपीसी है और हमारा अकाल तख्त है और संत समाज है, उनसे डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। मैं एक सवाल ले रहा हूं आपसे, सैद्धांतिक रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब ड्राफ्ट आएगा तब पता लगेंगी चीजें। सैद्धांतिक रूप से जैसे मुस्लिम समाज की तरफ से रंगरेज भाई हैं, वो कह रहे हैं कि उनको आपत्ति है, ये पर्सनल लॉज में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या पर्सनल लॉज में, सिख समाज के पर्सनल लॉज में यूसीसी इंटरफेयर करेगा, या आपको लगता है नहीं यूसीसी का स्वागत है हमारे लिए? जैसे मैं अगर सवाल पूछूं शरिया बढ़े या संविधान, तो हो सकता है मुझे नहीं पता, रंगरेज भाई क्या जवाब देंगे, शरिया बढ़े या संविधान? संविधान। तो फिर आपके लिए भी क्या यूसीसी इंटरफेरेंस है, या आपको लगता है यूसीसी आना चाहिए? नहीं, आप देखिए ना, यूसीसी है क्या? आपको जी इस बात यूसीसी का समर्थन करो, यूसीसी ने आपने ड्राफ्ट क्या करा है उसके, देखिए आप सरकार नहीं है, सरकार रातों रात कोई ड्राफ्ट करेगी, उसके अंदर ऐसी चीजें ले आए कि देखो जी सिखों के 4 फेरे होते हैं, उनको 7 फेरे करने पड़ेंगे, क्रिश्चियन तो फेरे ही नहीं करते, उनको फेरे करने। फेरों की बात ही नहीं, आप मिसगाइड कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। शादी करने का तरीका थोड़ी ना बदल जाएगा, क्या बात कर रहे हैं? आपको क्या पता क्या ड्राफ्ट है? आपको क्या पता? आपको लग रहा है शादी करने का तरीका बदल जाएगा? अभी ड्राफ्ट ये फेरे लेने लग जाएंगे क्या? क्या बातें कर रहे हैं? अभी किसी ने ड्राफ्ट किया नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? ना आपको पता है, ना अश्विनी उपाध्याय जी को पता है उस ड्राफ्ट में है क्या? पहले आप ड्राफ्ट लाइए। आप देखिए, एक सामाजिक कुरीति को लेके लोगों के इमोशन, इस बेटी के साथ जो हुआ उसका तो हम समझ गए, उसमें सरकार दोषी है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। फादर जॉनसन, आपका पक्ष रखा जाएगा। गोवा का उदाहरण दिया जाता है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 25% के आसपास ईसाई समुदाय है, ईसाई क्रिश्चियन 25% के आसपास है गोवा में। गोवा में यूसीसी है, बहुत ही सक्सेसफुल है, शुरुआत से है, पोर्चुगीज 1961 के बाद से शुरुआत से है। तो ये बार बार उदाहरण दिया जाता है, जब गोवा में हो सकता है और वहां की जो माइनॉरिटी है पूरे देश की, ईसाई समुदाय बहुत शांति से खुशहाल सब कुछ है, तो फिर देश में क्यों नहीं हो रहा? खासकर कोई विरोध की आवाज आपके समाज की तरफ से अब तक नहीं है। आपका पक्ष यूसीसी को लेकर, फादर जॉनसन, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा भाई। सबको नमस्कार। देखिए, ना तो पहले हमने कोई वो करा और ना आज करेंगे। जो इस बेटी के साथ हुआ है, बड़ी दुखद बात है ये, और हम इसका सम्मान करते हैं कि आपने आवाज़ उठाई है। उपाध्याय जी बैठे हैं, आपका भी धन्यवाद करते हैं, तमाम जितने लोग बैठे उनका भी धन्यवाद करते हैं। भाई साहब बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि ड्राफ्ट नहीं है। वाकई हमें कोई चीज़ लाने से पहले उसका ड्राफ्ट होना चाहिए कि इस चीज़ को लाने से क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदा इस बेटियों को हो और जो आने वाली बेटियां हैं उनको हो। पहली बात तो तलाक, ये तलाक का जो वर्ड है ना, सबसे गंदा है, ये नहीं होना चाहिए। ना हिंदू में, ना सिख में, ना मुसलमान में, किसी भी समाज में ये तलाक नहीं होना चाहिए। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे इंसान ना तोड़े। गलत कह रहा हूं भाइयों? नहीं, गलत कह रहे हैं। गलत कह रहा हूं? गलत कह रहे हैं। वो बच्ची साथ में थोड़ी ना रहती रहेगी भाई, क्यों सहती रहेगी? अलग होगी वो। नहीं सर, आप कह रहे हैं, पर मैं आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद डिवोर्स का प्रोविजन ही नहीं होता। आपने मेरी बात काट दी। जब परमेश्वर ने, इसलिए सर परमेश्वर ने जोड़ा था इनको ना। हाँ बोलिए। और पता नहीं किस कारण से क्या टूटा है, क्योंकि ड्राफ्ट नहीं है अभी। बात सही है इनकी, अंदर के दो पहलू होते हैं सर। अभी हम एक पहलू देख रहे हैं बच्ची का, उस भाई का हम देखेंगे क्या पहलू है। हमें ये सोचना है, तलाक को हमें दूर करना है, ये बीमारी है। हमारा जो देश का जो कानून बनता है उसका सम्मान करना चाहिए। वन नेशन वन लॉ पे आपकी क्या ओपिनियन है? जो हमारे देश का कानून है उसका सम्मान करो। अब मेरी 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। हालांकि पति और पत्नी का ये केस भी फैमिली कोर्ट में पहुंच चुका है, क्योंकि आरोप सिर्फ आलोक मौर्य ही नहीं लगा रहे, बल्कि ज्योति भी आलोक पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने उनसे झूठ बोलकर शादी की थी और शादी के बाद उन्हें आलोक की सच्चाई का पता चला। ज्योति के मुताबिक शादी के वक्त आलोक एक सफाई कर्मचारी थे और यह बात उन्होंने ज्योति के परिवार से छुपा कर रखी।
इतना ही नहीं, ज्योति के मुताबिक आलोक उनसे एक फ्लैट और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि आलोक पर उनकी जासूसी करने के आरोप भी वो महीनों से लगा रही हैं। फोन हैकिंग के मामले में तो यूपी पुलिस ने ज्योति मौर्य की शिकायत पर जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन पति पत्नी के बीच की ये लड़ाई अब राज्य सरकार में घूसखोरी के आरोपों तक पहुंच गई है। और इस बीच गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। वहां हालात इस वक्त ऐसे बने हुए हैं कि लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस चुका है और सड़कों पर भी पानी का ही कब्जा दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां गलियों में कोई नदी उतर आई हो। निचले इलाकों में तो पानी ने सब कुछ डुबा ही दिया, लेकिन रिहायशी इलाकों में भी बारिश के पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि देखते ही देखते पानी वहां तेज रफ्तार से लोगों के घरों के सामने बहने लगा। इतनी तेजी से कि अगर कोई पानी की तेज धारा के बीच आ जाए तो वो भी बह जाए। हालांकि रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद नगर निगम की टीमों को पानी निकालने के लिए लगाया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। और इधर गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद नदी और नालों में उफान आ गया। वहां पर ओसम पहाड़ पर गए कुछ लोग नदी में अचानक से ही पानी बढ़ने की वजह से फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहां जैसे ही स्थानीय लोगों को खबर मिली कि कुछ लोग पहाड़ पर फंस गए हैं, तो वो तुरंत वहां पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद रस्सी की मदद से पहाड़ पर फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन तेज पानी के बहाव के बीच उन्हें सुरक्षित निकालने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि इसके बावजूद एक एक कर सभी को किसी तरह सुरक्षित बचा लिया गया, जिसके बाद पहाड़ पर फंसे उन लोगों ने राहत की सांस ली। छत्तीसगढ़ का भी हाल बुरा है। वहां के दुर्ग जिले में बन रहा एक पुल चंद सेकंड के अंदर वहां बहने वाली नदी में समा गया। पिछले कई दिनों से जिले में हो रही भारी बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में तो नदियों का पानी तटबंधों को तोड़कर गांवों और शहरों में घुस गया, जिससे हालात बिगड़ गए। लेकिन उफनती नदी में उस पुल के बहने की इस घटना ने इलाके में रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें 2 पिलर के बीच मौजूद उस पुल का एक बड़ा ढांचा वहां बहने वाली शिवनाथ नदी में गिरता दिखा, जिसके बाद नदी की उफनती लहरें पुल के ढांचे को अपने साथ बहा ले गईं। इसी घटना की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वो पुल भरभराकर नदी में गिरता नजर आया। जानकारी के मुताबिक ये पुल दुर्ग जिले में मौजूद अहिवारा और साजा विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन वो नदी में आए सैलाब की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से बच्चों को पानी के बीच से गुजरकर स्कूल जाना पड़ा और स्कूल पहुंचकर भी जल भराव बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि स्कूल के बाहर और अंदर हर जगह बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। स्कूल की जो तस्वीर सामने आई, उसमें हर कमरे में लबालब पानी भरा दिखा। स्कूल के कमरे तालाब में तब्दील हो गए। वहां रखे कुर्सी मेज का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। बच्चों को स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बारिश के पानी से होकर गुजरना पड़ा। स्कूल में बच्चे थाली की मदद से कमरों से पानी बाहर निकालते दिखे, जिसकी वजह से बच्चों को पानी के बीच से गुजरकर स्कूल जाना पड़ा और स्कूल पहुंचकर भी जल भराव बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि स्कूल के बाहर और अंदर हर जगह बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। स्कूल की जो तस्वीर सामने आई, उसमें हर कमरे में लबालब पानी भरा दिखा। स्कूल के कमरे तालाब में तब्दील हो गए। वहां रखे कुर्सी मेज का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। बच्चों को स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बारिश के पानी से होकर गुजरना पड़ा। स्कूल में बच्चे थाली की मदद से कमरों से पानी बाहर निकालते दिखे। और इसी तरह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी भीषण बारिश के बाद बाढ़ का कहर दिखा। वहां नर्मदा नगर कॉलोनी के एक मकान में बाढ़ का पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाला एक परिवार फंस गया, जिन्हें निकालने के लिए जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन पानी की तेज धार की वजह से रेस्क्यू टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज था कि लगा कॉलोनी के अंदर तेज रफ्तार से कोई नदी बह रही हो। बाढ़ में फंसे परिवार ने लोगों से मदद की गुहार लगाई। बाद में सूचना मिलने पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने करीब 12 घंटे बाद सभी को सुरक्षित बचा लिया। और तीनों जो लोग विक्टिम वहां फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि बीते एक रोज में नरसिंहपुर जिले में करीब 10 इंच बारिश हो गई, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए। और मध्य प्रदेश के सागर में उस समय हड़कंप मच गया जब सामान लदी एक गाड़ी सैलाब के बीचों बीच फंस गई और उसके बाद बहने लगी। इस दौरान गाड़ी को बहता देख ड्राइवर और उसके सहयोगी ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। ये पूरा मामला सागर के बीना के पास का है, जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। छपरेट घाट के पास बने पुलिया के ऊपर से भी पानी बह रहा है। उसके बाद भी ड्राइवर ने जान जोखिम में डालकर गाड़ी को पुलिया के ऊपर से पार कराने की कोशिश की। तभी पानी का बहाव तेज हो गया और सामने से लदी गाड़ी नदी में बहने लगी। हालात को बिगड़ते देख ड्राइवर और उसके सहयोगी ने पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। हालांकि बाद में लोगों ने ट्रैक्टर और रस्सी के सहारे गाड़ी को उफनते पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। 6 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने गाड़ी को बाहर निकाल दिया। और उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसी दौरान 3 दिन से पानी में फंसे एक कुत्ते को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम अलकनंदा नदी में फंसे एक कुत्ते का रेस्क्यू करते हुए दिखाई दी।
बताया गया कि अलकनंदा नदी में एक टापू के ऊपर एक कुत्ता 3 दिन पहले फंस गया, जिसकी जानकारी लोगों ने एसडीआरएफ को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे कुत्ते का रेस्क्यू किया। हालांकि इस दौरान अलकनंदा नदी में पानी का बहाव तेज होने से रेस्क्यू टीम को परेशानी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन 3 दिन की कोशिश के बाद कुत्ते की जान बचाने में वो कामयाब रहे। और उत्तराखंड के जोशीमठ में एक तरफ भारी बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जंगलों से ग्रामीण इलाकों में भालू के आ जाने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक भालू सड़क किनारे झाड़ियों में दिखा। इस दौरान आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग भालू आने की जानकारी मिलने के बाद से खौफ में है। बताया गया कि इन दिनों खुबानी नाम का फल पककर तैयार हो चुका है। दावा है कि भालू खुबानी को खाने के लिए हर दिन पेड़ों तक पहुंच रहे हैं, जिसके बाद भालू को देखकर आसपास के लोगों में खौफ बढ़ने लगा। खबर है कि अगले 2 दिनों में मानसून देश के कई राज्यों में तबाही की वजह बन सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान से सबसे ज्यादा आफत मध्य प्रदेश पर बरसने की आशंका है, जबकि पहले ही मध्य प्रदेश बारिश से बेहाल हो चुका है। मध्य प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं और बांधों के गेट खोले जाने लगे हैं, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में मानसून अपने पूरे शबाब पर होगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेहद भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात और कोंकण और गोवा में भी बादल मुसीबत बरसा सकते हैं। आने वाले 2-3 दिनों में इवन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की उम्मीद रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन में पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी कुदरत आफत बरसा सकती है, जबकि सिक्किम और असम पहले से ही बाढ़ से बेहाल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते नजर आए। वहां पिछले 24 घंटों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से नालों और नदियों का जलस्तर बढ़ गया और उसका पानी 2 गांवों को जोड़ने वाली पुलिया के ऊपर से बहने लगा, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। पुलिया के ऊपर से बहते पानी को पार करने के लिए लोगों ने जान तक जोखिम में डाल दी। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठकर पुलिया पार करता दिखा। तभी उसकी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी की तेज धार में बहने लगा। हालांकि उसने किसी तरह मोटरसाइकिल को संभाला। गनीमत ये रही कि वो सुरक्षित पुलिया से गुजर गया। यही नहीं, कई और लोग भी जान जोखिम में डालकर पुलिया के ऊपर बह रहे पानी को पार करते दिखाई दिए। और इसी तरह मध्य प्रदेश के सिवनी में भी भारी बारिश ने लोगों के लिए खतरा खड़ा कर दिया। वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां इतना पानी जमा हो गया कि एक इलाके में एक शख्स पानी के सैलाब में बह गया, क्योंकि सामने आई तस्वीरों में भयानक बारिश के बाद नदी और जमीन का फर्क ही गायब दिखा। चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आया। पानी भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि इतना कि अगर कोई थोड़ा सा लड़खड़ा जाए तो पानी में ही बह जाए। सिर्फ खुले इलाकों में ही नहीं, गली मोहल्लों के इर्द गिर्द भी पानी ने अपना डेरा डाल लिया। हाल ये हो गया कि गाड़ियों के टायर पानी में पूरी तरह डूबे नजर आए। मतलब पानी ने गाड़ियों को किसी काम का नहीं छोड़ा, उनका होना ना होना बराबर हो गया। बारिश की वजह से सिवनी के एक दूसरे इलाके में भी 5 चरवाहे नदी के बीच एक टापू पर फंस गए थे, जिन्हें बचा लिया गया। और सिर्फ सिवनी ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां भालाघाट में इतनी भीषण बारिश हुई कि 2 गांवों को आपस में जोड़ने वाला एक पुल ही बह गया। बताया गया कि पिछले 10 महीने से गांव वाले उस पुल की मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ एक अस्थायी पुल बना दिया गया जो तेज बारिश की वजह से मिनटों में बह गया, जिसके बाद उस पुल के दोनों छोर पर मौजूद कई लोग वहीं अटक गए। गांव वालों ने आशंका जताई कि उस इलाके में ऐसे कई हादसे और हो सकते हैं। कुछ दिन और वेट करिए, अभी रेलवे का ब्रिज बाकी। गांव वालों का आरोप है कि पिछले 10 महीने से वो लगातार उस पुल की मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद मानसून के आते ही वो पुल सैलाब में समा गया। बताया गया कि इस पुल के बहने का असर आसपास के 20 गांवों पर पड़ेगा। और इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए घर तैयार कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को इसकी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून, सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक कानून, वो तो डिबेट। अच्छा, मेरे को ना एक सवाल, मैं एक सवाल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरी अभी डिबेट से पहले भी बात हो रही थी। डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ईसाइयों में, नहीं तो सनातन धर्म में भी नहीं। हमारे यहाँ कहाँ है? सनातन धर्म में लेकिन उसमें कोर्ट के जरिए जो है कानून का अलग हो धार्मिक नहीं है हमारे सकते हैं। देखिए, मैं इनकी प्रॉब्लम बताता हूँ। अभी आपके यहाँ जो सेपरेशन होता है उसमें कूलिंग पीरियड 2 साल का है। क्या मतलब कि अगर पति पत्नी तैयार भी हो कि हम भैया अलग होना चाहते हैं, रहना होगा, तब भी 2 साल तक कूलिंग पीरियड है। फैमिली कोर्ट 2 साल के पहले तलाक करा ही नहीं सकती है। उसको एक बेटी ने चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट मैटर चल रहा है। उस बेटी ने यही बोला, हिंदू का कूलिंग पीरियड 6 महीने का और क्रिश्चियन का कूलिंग पीरियड 2 साल का, क्यों बराबर करो? अश्विनी जी, ऐसे तो फिर दुनिया में इतने ईसाई देश हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहां तो उनको देश का कानून मानना पड़ता है, इनका अलग चलता है। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। फ्रांस में यूसीसी बहुत सक्सेसफुल है, अमेरिका में सक्सेसफुल है, रूस में सक्सेसफुल है, जापान में सक्सेसफुल है, आपके सिंगापुर में सक्सेसफुल है।
टर्की में इवन सक्सेसफुल है। और तो भारत के संविधान निर्माताओं ने 1948 में कह दिया कि भैया इस देश में पर्सनल लॉ नहीं कॉमन सिविल कोड चलेगा। एक जो भाई ने हमारे सरदार एक मिनट उनसे सवाल एक काम करते हैं, मैं एक मिनट सैद्धांतिक रूप से, चलिए अब आपने डिबेट सुनी, आपको क्या लगता है क्या एक देश एक कानून होना चाहिए? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जिसको लगता है होना चाहिए एक बार हाथ खड़ा करिए। एक देश एक कानून होना, अच्छा सभी को लगता है होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जैसे सब लोग बोल रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, हाँ। उसके हिसाब से तो समानता होनी चाहिए ना, समानता होनी चाहिए। हाँ। समानता होनी चाहिए। हाँ आप बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए प्लीज प्लीज। एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए। तो अश्विनी साहब हमको ये बताओ कि जो हमारे देश में धर्म के आधार पर जो आरक्षण हो रहा है वो इस कानून से अलग होगा क्या? नहीं, उसमें यूसीसी में शायद रिजर्वेशन का नहीं। ठीक है आपका सवाल, हाँ दे दीजिए जवाब। नहीं देखिए, संविधान में 3 तरीके का जस्टिस है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ये जो रिजर्वेशन का मैटर है ये पॉलिटिकल जस्टिस है। आपका जो फाइनेंशियल इश्यू है, HUF होगा कि नहीं होगा, ये फाइनेंशियल जस्टिस है। सोशल जस्टिस है कि देश की सभी बहन बेटियों को विरासत का, वसीयत का, इसके अलावा प्रॉपर्टी का इक्वल राइट होना चाहिए। ये सोशल जस्टिस, तो सिविल राइट में उतना ही आएगा। हाँ आना चाहिए। आपको आप कुछ कहना? एक मिनट, हाँ बोलिए आप खड़े हो जी, बोलिए। सर अभी आपने गुलदस्ते की बात की तो मैं 2 पॉइंट्स रखना चाहती हूँ। अभी आपने गुलदस्ता बोला कि भारत एक गुलदस्ता है, वो सुंदरता डेफिनेटली है, लेकिन वो रामनवमी पे और हनुमान जयंती पे वो गुलदस्ता कहाँ चला जाता है? वो तो हमें नज़र नहीं आता। तब पत्थर पड़ते हैं सर, बिल्कुल वो हमें नज़र नहीं आता। और यूसीसी का हम डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं सर, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए भी, अभी जैसे आपने गोवा में बताया, वहाँ 2 शादियाँ कर सकते हैं विदिन 30 ईयर्स ऑफ एज। तो गोवा में है जैसे सर, हमारा भी नुकसान होगा उससे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं और हिंदूज कम्युनिटी हैं, वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, लेकिन विरोध बस वही कम्युनिटी करे जिसको उसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ऐसा क्यों? ये बहुत ही बुनियादी सवाल है कि भाई क्योंकि नुकसान आदिवासी समुदाय या गोवा में बाइगेमी, वो तो सभी उसके अम्ब्रेला में आएंगे, तो सभी को शायद प्रभावित होंगे, लेकिन विरोध उस समाज से नहीं, आपसे उस समाज से आ रहा है जहां शायद संभवतः सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब मैं आपकी बात, और कोई आप बोलना चाहती है? आना चाहिए। हाँ जी, मैं भी सहमत हूँ यूसीसी पर। क्यों माता जी, क्यों? इसलिए कि इससे सभी को लाभ होगा, लगता है का ना नुकसान होगा, लाभ होगा, लेकिन इससे बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि एक होगा ना तो इससे देश के लिए भी, हमें देश सर्वोच्च होना चाहिए ना, तो देश के लिए बहुत ये लाभकारी है। मतलब एक देश एक कानून, सैद्धांतिक रूप से, मतलब सबका, आ रहा हूँ रंगरेज भाई, आ रहा हूँ, सबका कानून एक देश एक कानून। और कोई बोलना चाहता है भाई? और कोई? चलिए ठीक है, मैं डिबेट को आगे बढ़ा लेता हूँ, बोलिए आप। अच्छा एक मिनट बेनजीर जी बोलिए। ये सवाल बार बार आ रहा है ना कि जिसके यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो ही नहीं चाहते। नहीं, मैं तो उल्टा कह रहा था, मैं जिसको सबसे ज्यादा फायदा वही नहीं चाहता। हाँ, जिसको सबसे ज्यादा, मतलब मैं प्रॉब्लम में करूँगी, मैं प्रॉब्लम में करूँगी कि वो ही नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं चाहते कि वो चाहते हैं कि औरतें दबी कुचली रहे, उनकी आवाज़ बाहर ना आए। अगर यूसीसी या एक समान कानून हो जाएगा तो औरतों को जो दबाने वाले जो कुरीतियाँ, जो रिलीजियस कानून इन लोगों ने अपने बना रखे हैं, ये 1400 साल पहले से या रसूल अल्लाह ने नहीं बनाई, इनकी अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर पैसे की कमाई कहाँ से चलेगी? इनकी अपनी दुकानें कहाँ से चलेंगी? दूसरा, इन्होंने कहा कि ये एजेंडा बाज है, ये इनको हजम नहीं हो रहा। ये एक डिवोर्स भी मिल गया, बच्चा भी छोटा है, पाल भी रही है उसे, ये एक मुस्लिम सशक्त लड़की मेरे सामने यहाँ बनी, मतलब कैसे बैठी है? वो अबला नार क्यों नहीं है? वो बुरके के पीछे रो धो क्यों नहीं रही है? बच्चा लटका के इस तरीके से वो सशक्त है, कमा रही है, बच्चे को भी पाल रही है। मतलब उस शख्स से अच्छा जो रखता, मैं अपने बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग कर रही हूँ, खुद को डेफिनेटली मैंने मेंटेन कर रखा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली जो मुझे इस टाइम मेरे हिंदुस्तान की लड़कियां देखेंगी तो उनको खुद को ये फील होगा, नहीं, जब बेनजीर ऐसी हो सकती है तो डेफिनेटली हम भी निकल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मैं अकेली अपने लिए नहीं हूँ, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गांव देहात की जितनी भी लड़कियां हैं, मैं उनकी आवाज बनकर खड़ी हूँ, देश के सामने, सरकार के सामने, सुप्रीम कोर्ट में, सबके सामने। तो ये यहाँ से निकल कर आया। नहीं, मेरे को एक ना आपसे सवाल पूछना था, क्योंकि मैं हमेशा ये कहा जाता है कि भाई पर्सनल लॉज हैं बेनजीर, तो पर्सनल लॉ में जो मेहरदीन जी या जो आवाज आती है वो ये रहती है कि इंटरफेयर मत करिए, हम खुद ही सॉर्ट कर लेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या समाज के अंदर आपको सुना गया? नंबर एक, समाज के अंदर, आपके समाज के अंदर क्या सॉल्यूशन देने की कोशिश की गई, या उन्होंने भी आपके हस्बैंड का ही साथ दिया, या फिर आप कह लीजिए जो कुरीतियां, जो चीजें उन्हीं का साथ दिया, या आपकी हेल्प की गई? क्योंकि बार बार कहा जाता है इंटरफेयर मत करिए, हमारे लॉज हैं। अमन, टिल डेट 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। जून में आ गया था मुझे तीसरा लेटर।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डे 1 मेरी पहली पिटीशन 3 मई को दाखिल हुई थी, उस दिन से लेकर आज दिन तक मेरे अगेंस्ट खड़ा है, विरोध कर रहा है मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया भी नहीं था, वो मतलब इनवाइट भी नहीं थे, फिर भी आकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक वकील नहीं खड़ा होता, 2 खड़े नहीं होते, 3 नहीं खड़े होते, 10-12 वकील खड़े होते हैं मेरे विरोध में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मैं अकेली होती हूँ, मैं सिर्फ अकेली होती हूँ और वहाँ पूरा एक कुनबा खड़ा होता है मुस्लिम। उनको क्या इंटरेस्ट है आपके केस में इतना, ताकि आप एक एग्जाम्पल ना, मुस्लिम बेटियां जो अपने हक के लिए जागरूक ना हो जाए। जिस तरीके से तलाक़े बिद्दत बैन हुआ था, तो कहीं ऐसा ना हो कि तलाक़े हसन एहसन भी बैन हो जाए और हम लोगों की दुकानें बंद। भाई देखिए, ऐसा है कि शायद बेनजीर मुस्लिम बेटियों के लिए एक नजीर ना बन जाए ना, शायद इसी का सबसे ज्यादा खतरा होगा। रंगरेज भाई एक मिनट रंगरेज भाई, फिर मैं आपका अश्विन जा रहा हूँ। आप बेनजीर के साथ हैं, ऑब्वियसली आप भी चाहते हैं बच्ची को इंसाफ मिले, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं चाहता है कि मुस्लिम बेटियां सशक्त हों, मुस्लिम बेटियों के पास राइट्स हों, वो मौलानाओं पर डिपेंड ना हो, सीधा जो है कानूनी लड़ाई लड़े। मैरिटल लॉज हैं उसमें अगर इस तरह का उत्पीड़न हो रहा है तो क्या हो जाएगा अगर उनको लीगल राइट्स मिल जाएंगे? तो सर तलाक के अंदर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई भी आपत्ति नहीं जताती, वो मियाँ और बीबी का जो मसला होता है वो होता है, और वो कोर्ट जाती हैं या आपस में सेटलमेंट कर लेती हैं अपनी बात का। दूसरा, ये बार बार कह रही थी कि मेरे शोहर जो है मुझे छोड़ के चले गए। कैसे हो जाता है? सर मैं बताता हूं, मुझे नहीं पता जब क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा सेटलमेंट आपस में सेटल हो जाता है, सर सुनिए, और नहीं हो रहा होगा तो कोर्ट जाइए आप, तो वो तो कोर्ट में तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा हुआ है बच्ची के खिलाफ। कानून नहीं है सर, ट्रिपल तलाक का कानून क्या है सर? क्या है वो कानून? देश में कोर्ट बने तो अलग से कोर्ट बनाने की क्या है? किसी को तलाक देता है, इस्लाम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, जेल में रहना पड़ेगा और उसको जो है मुआवजा भी देना पड़ेगा, उसका रख रखाव का भी खर्चा उठाना पड़ेगा। मगर ये जो बार बार कह रही हैं कि मेरे पति जो चले गए मेरे सामने नहीं आए, जब दो फैमिली एक सवाल मेरे को ना जानना है, मेरी बात सुनिए, जब दो फैमिली, मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, रंगरेज जो मुझे समझा रहे मुझे नहीं पता था कि क्या ये जो मैरिटल इश्यूज होते हैं, एक मिनट मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैं समझना चाह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, बेनजीर और अश्विनी जी, ये जो मैरिटल इश्यूज होते हैं उसमें जो सेपरेशन का या जो आपके जो इंटरनल इश्यूज होते हैं, क्या वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से सेटल होते हैं या मौजूदा सिस्टम में भी उसको आईपीसी के सेक्शंस उस पे लगते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या पूरे भारत में जगह जगह दारुल कज़ा बना दिया है। दारुल कज़ा का मतलब शरिया कोर्ट। इन्होंने हर थाने के आसपास हर 10 किलोमीटर के बाद एक मौलवी को उसको काजी बना रखा है, दारुल कज़ा बना। प्लीज सुन लीजिए प्लीज। अरे पीआईएल चल रही है यार, सुप्रीम कोर्ट में चल रही, सुन लो ना, सुन लो शांत हो, सुन लो। अरे आप पूछेगा ना रंगरेज भाई, पूछेगा रंगरेज भाई, प्रोपेगेंडा वहां पकड़ा जाता है, सुन तो लो टीवी आपसे पूछती है, फिर आप बोलिए ना रंगरेज भाई, अब मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा ना। आप पूरे दारुल कज़ा बना रखी हैं। कभी कोई बच्ची तो छोटी सी है, मान लो 10 साल की है, 12 साल की है, 14 साल की है, उसके अगर पिता जाते भी हैं तो क्या कहते हैं, एक काम करो, कहीं बाहर कोर्ट में नहीं जाना, तुम दारुल कज़ा में जाओ। और ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं कलबुर्गी की डॉक्टर सईदा अमरीन की, MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, उसके पिता को फोर्स किया कि कोर्ट मत जाओ, तुम दारुल कज़ा जाओ। ना जाओ से ज्यादा मैं जानना चाह रहा हूं क्या वो नहीं जा सकती? आज की डेट में कहां? अरे भाई, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगेगा नहीं, बाल विवाह का एक्ट लगेगा नहीं, बलात्कार का कानून लगेगा नहीं, क्योंकि 1937 का शरिया एक्ट कह रहा है कि नहीं इसको छूट मिली हुई है, वो पर्सनल लॉ है। बहुविवाह का भाई एक बार सुनिए, मैं यही मैं जानना चाह रहा था, वो बार बार कह रहे थे कि कोर्ट जाओ। अश्विनी जी बता रहे कि जो मैरिटल इश्यूज होंगे, फैमिली इश्यूज है, जो फैमिली वो सिविल है, वो सिविल इशू है। और उस सिविल इशू में अंग्रेजों ने जो 1937 में कानून बनाया, जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि इनको छूट है अपने तरीके से। तो ये भी समझ में आता, मतलब यूसीसी नहीं चाहिए लेकिन आईपीसी चाहिए इनको। मैं क्या कह रहा हूं, वैसे तो ब्याज लेना हराम है, 20 करोड़ मुस्लिम्स के बैंक, सुन तो लो, नहीं लेते, अरे सुन लो भैया, नहीं लेते। अच्छा प्लीज में इंटरफेयर मत करना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अमन जी मेरे घर के पास में ये रहते हैं, एक शख्स बता दीजिए जो ब्याज लेता है। मैं बता रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात मैं एक बता रहा था, जो अभी हमारी जो बहन ये कह रही थी, जब दो फैमिली, मैंने एक मिनट पहले डाइवर्ट हो जाएगा पूरा। आपको यूसीसी नहीं चाहिए?
नहीं चाहिए हमें। आईपीसी क्यों चाहिए? आईपीसी अरे हमारे देश का संविधान है सर। फिर आप उस हिसाब से शरिया के हिसाब से सजा लो। आ ही नहीं सकता सर। मैं वही कह रहा हूं सर, आप पिक एंड चूज नहीं, स्थिति बन जाएगी सर। आदिवासी से लेकर सब समाज ये कुछ लोग जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, उनके कहने से नहीं लड़िए नहीं ना आपस में। हर एक देश के नागरिकों के खिलाफ है यूसीसी सर। अच्छा, धार्मिक आजादी को रोकता है सर ये। देखिए अच्छा कैसे रोकता? अभी तो आया ही नहीं है इस्लाम। एक मिनट सर, अभी तो आया ही नहीं है सर। जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है सर, वहां पर क्या हो रहा है सर गोवा में? सर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर लड़का नहीं होता, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भड़काने वाली दुकानें खुल जाएंगी। भड़काए भाईजान क्यों बन रहे हैं? चलिए लागू होगा ना, तो शादियां हो जाएंगी। नहीं होगी ना सर, सब पर लागू होगा ना, फिर सब पर लागू होगा ना, फिर गलत है। वो यूसीसी नहीं है, यूसीसी तो आया ही नहीं है अभी। अरे सर वहां पर तो लागू है ना गोवा में। वहां पर तो लड़कियों का शोषण नहीं होगा क्या? हाँ रंगरेज भाई, ये आपका एग्जाम्पल है। मैं बात नहीं समझना चाहता। नहीं बात समझना चाह रहा हूँ, बात नहीं समझना चाह रहा। मैं तो कह रहा हूँ वो गलत है। आप सुन ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ वो गलत है। मैं कह रहा हूँ जब इनकी शादी हुई थी, इनके परिवार वालों ने रिश्ता किया था, इन्होंने खुद शादी की थी, पूछिए इनसे। तो इनके परिवार वाले डिसाइड करेंगे, दोनों पक्ष पार्टियां बैठती हैं। अगर वो नहीं मामला सुलझता तो फिर कोर्ट का रास्ता है। कोर्ट जाइए अपने मेंटेनेंस के लिए, कोर्ट का रास्ता है। पूछ लीजिए आप वकील साहब से। मैं पूछ रहा हूँ, झूठ बोलने लगे तो वो बात अब आप शांत रहिए। मैं 1000 केसेस हैं, मैं आपको बता सकता हूं, कोर्ट में चल रहे हैं। ये मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि क्या कोर्ट का रास्ता ओपन होता है इन केसेस में, अगर समाज में? मैं जवाब दे रहा हूं। पहले तो आप पाखंड समझिए। भारत में 20 करोड़ मुस्लिम बहन बेटियों का खाता है, सेविंग बैंक अकाउंट है, जनधन अकाउंट है, किसान सम्मान निधि भी आ रही है, प्रदेश सरकारों की भी योजनाएं आ रही हैं। मुफ्तखोरी तो हराम है। मुफ्त की योजनाएं हैं, मुफ्त आयुष्मान कार्ड है, मुफ्त का रोटी है, मुफ्त कपड़ा है, मुफ्त मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, कम से कम 300 योजनाएं चल रही हैं। मुफ्त में दवा लेना हराम है। ज्यादातर योजनाओं के बेनिफिशियरीज मुस्लिम 35%, 35%, मुफ्त में दवा लेना हराम है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन, एक बार मुफ्त में दवा लेना हराम है। आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा बना हुआ है, ठीक है। अब दूसरे आ जाओ। क्या श्रद्धा को जिसने मारा, इस्लाम क्या कहता है कि जैसे अपराध हो उसी तरीके से हत्या, वैसे सजा मिलनी चाहिए। अगर क्या यहाँ बिजली चोरी करने वाले को करंट दे के मार सकते हैं? क्या श्रद्धा के हत्यारों को? तो आईपीसी है ना, फिर नहीं, वहां आईपीसी चाहिए। अफजल गुरु को फांसी दी गई, उसमें कह रहे हैं गलत फांसी दी गई। अब जबकि अगर उसने वही अपराध उसने अगर अरब में किया होता तो उसके शरीर में बम बांध के बम फोड़ देते। ये अपराध होता। मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि वो क्या मैं पूछ रहा हूं, किसी बलात्कारी का लिंग काट के उसको यहां मार देना चाहिए? क्या किसी चोरी करने वाले का हाथ काट लेना चाहिए? हाँ, वो चाहिए। केवल महिलाओं को संविधान चलेगा, वो अब संविधान चलेगा, आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 देखो। अच्छा एक मिनट रंगरेज भाई, कानूनी खत्म, रंगरेज भाई, देश का संविधान खत्म हो जाए। संविधान एक मिनट, संविधान आर्टिकल 44 बिल्कुल। तो आर्टिकल 44 लाइए ना, लाइए सबके हित के लिए। अभी कह रहे थे मत लाइए, आप कह रहे हैं लाइए ना सबके हित के लिए। अरे लाइए ना, वही आएगा नहीं सर। 2018 की रिपोर्ट है सर, लॉ कमीशन की, 21वीं लॉ कमीशन की। हम बिना चीखे भी बात कर सकते हैं, आराम से कभी नहीं आ सकता। मैं आ रहा हूँ। आइए देखिए, एक चीज है, अभी जब अश्विनी उपाध्याय ने बोला यूसीसी चाहिए, आईपीसी नहीं चाहिए, मतलब आईपीसी मतलब आईपीसी चाहिए, यूसीसी नहीं चाहिए, तो भाई साहब ने बोला सम कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा देश, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में ही जिक्र है कि लाना होगा ना, तो आप स्वागत है। हाँ स्वागत है, करें लाइए। चलिए जाते जाते स्वागत हो गया, यही बहुत बड़ी चीज है। जाते जाते यूसीसी का स्वागत। बैठ जाइए, अभी कहां जा रहे, बस बैठ जाइए ना, बैठिए ना। सेठी साहब एक सवाल का जवाब देकर जाइए, बस सवाल का जवाब। सेठी साहब आप डिबेट ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। सेठी साहब सवाल आपसे ये कि क्या सारे समाज में इक्वल असर होगा या मुस्लिम सबसे ज्यादा फायदा किसको आपके हिसाब से यूसीसी में? सेठी साहब देखिए, जब तक कोई चीज सामने ही नहीं है, जो कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां, वो देखिए, अभी मेरे को बात, मैं सैद्धांतिक रूप से एक देश एक कानून हाँ या ना, अभी एक देश एक कानून आया ना। नहीं, एक मिनट मेरे को बात पूरी करने। अश्विनी जी ने एग्जांपल दिया, एक बेटी के 35 टुकड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूं एक बेटी को 16 चक्कू मारे जाते हैं, एक बेटी को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है। आप पहले लॉ रिफॉर्म्स तो लाइए, उसको फांसी पे तो चढ़ाइए। जब आपका फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, तो आईपीसी जैसा
पुलिस का किसी को डर नहीं है, कानून का किसी को डर नहीं है। सेठी साहब ने भी जाते जाते स्वागत कर दिया, आईपीसी की तरह यूसीसी भी कॉमन होना चाहिए, है ना? वो तो अब अगर आ जाए आप डिक्लेयर करेंगे आना चाहिए, हाँ या ना? जो प्रेजेंट कानून है सबको आचार्य नवल किशोर दास, अमन जी आप लागू हो। जी जी, नहीं लागू हो। अच्छा गलत है तो बोलिए, एक देश कानून नहीं। न तो हमें भैया सरिया का कानून नहीं चलता इस देश में भाई। हिंदू को न तो 2 विवाह करना, न 10 बच्चे पैदा करना, न तलाक करना, हम तो जन्म जन्म का संबंध मानते हैं। अब रामलाल करेगा 1 बच्चा और रहीम करेगा 10 बच्चे, तो दिक्कत किसको होने वाली है? आपको कोर्ट अलग चाहिए, शरीयत कोर्ट चलाओगे, कोई कोर्ट अलग से नहीं चलेगा। मैं इस पर रिएक्शन ले रहा हूं। 2 से ज्यादा बच्चे तो वोटिंग राइट नहीं। 2 से, अच्छा ये सही है, 2 से ज्यादा बच्चे बिल्कुल सही है, सब पर लागू हो, चाहे एकदम सही है, बिल्कुल करेक्ट, सही है, कंट्रोल में आएगी, बिल्कुल राइट। 2 से ज्यादा बच्चे तो वोटिंग राइट नहीं, बिल्कुल सही। वैसे ही अभी सुझाव है, अभी कोई फाइनल में हो नहीं रहा, मतलब ये सही है। इस तरह से जनसंख्या बढ़ी हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए दैट इज वेरी फाइन। हाँ बिल्कुल राइट। देश के रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे अगर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी तो। लेकिन इसको यूसीसी में जोड़ना चाहिए अश्विनी उपाध्याय जी। मैं तो मैंने यही कहा, आप इसको यूसीसी नहीं आईसीसी बनाइए, उसमें 10 चैप्टर रखिए, उसमें एक चैप्टर पेरेंट्स केयर का रखिए, एक चैप्टर जनसंख्या नियंत्रण का रखिए, एक चैप्टर विरासत का रखिए, एक चैप्टर वसीयत का रखिए, एक चैप्टर तलाक कैसे होना उसका रखिए, एक चैप्टर आप शादी की उम्र कैसे होगी। ये इस तरीके से आप, जैसे इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर है, अपराध के हिसाब से 23 चैप्टर, ऐसे इंडियन सिविल कोड बनाइए, उसमें 10 चैप्टर बना दीजिए। भाई 2 से ज्यादा बच्चे तो वोटिंग राइट नहीं। हाँ अच्छा है ना। ये पूरी सरकार सर, ये पूरी सरकार में जो लोग बैठे हैं ना सर, अधिकतरों के परिवार नहीं है, तो उन्हें पता क्या परिवार क्या होता है सर, परिवार क्या होता है, परिवार क्या होता है। मैं सर इसका विरोध करता हूँ, ये बिल्कुल गलत है, लागू ही नहीं होगा। मैं चैलेंज करके नहीं, एक मिनट मानना पड़ेगा, भैया मानना पड़ेगा। अच्छा ये देश के 2 से ज्यादा बच्चे वोटिंग राइट नहीं, सही या गलत? गलत है सर, बिल्कुल सही गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि 10 बच्चे पैदा करना है इसलिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या जनसंख्या नियंत्रण? हाँ होनी चाहिए। कैसे? तो 2 से ज्यादा बच्चे अरे सर सबकी अपनी अपना जो है वो है कि हम जो चाहते हैं। क्या होता है? क्यों भाई आपको? अरे देश में रहोगे, देश तो अपना है, देश तो अपना है। अरे कोई जबरदस्ती करोगे आप किसी के ऊपर? अच्छा एक मिनट, किसी के ऊपर थोप दोगे कोई चीज? अरे सर ये आप थोप नहीं सकते कानून। कानून का मतलब होता है सर रिफॉर्म करवाना। सुनिए, आप किसी में कोई चीज थोप नहीं सकते सर। सुन तो लो, एक बार सुन लो। शेड्यूल 7 खोलो, लिस्ट 3 इंटी नंबर 20, ये पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग संविधान में लिखा हुआ है। संविधान को मानते तो उसको मानो। अच्छा 1 से ज्यादा शादी सही है? नहीं गलत है सर, एक ही होनी चाहिए, हम भी कहते हैं ये बात। वो उसके लिए यूसीसी सही है। अच्छा हलाला सर, यूसीसी का बार बार आप यूसीसी मैं कह रहा हूँ ये जुमला। अच्छा मुताह मिस्यार बंद होना चाहिए नहीं? मुताह और मिस्यार बंद होना चाहिए कि नहीं? सर सब बंद होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। कहा जा रहा है कि यूसीसी का सबसे ज्यादा फायदा, जो बार बार अश्विनी जी ने बताया, कि संभवतः मुस्लिम समाज को ज्यादा है, लेकिन विरोध भी सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज से इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मुस्लिम समाज का विरोध नहीं है, उसको समझिएगा फर्क। वो मुस्लिम समाज के वोटों के ठेकेदारों का दर्द है। उनको ही जो लग रहा है, जो बेनजीर ने बताया, कि अगर बच्चियां वोकल हो गई और अपनी आवाज, अब जैसे सानिया मिर्जा जो फाइटर पायलट बनी बच्ची, ऐसी कई बेटियां और मुस्लिम समाज से निकल कर आएंगी। इसलिए यूसीसी पर एक सार्थक बहस की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और जैसे आज एक मंच पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे साथ थे, हम उम्मीद करेंगे यूसीसी पर सारे भाई एक साथ होंगे, तभी शायद इसका समाधान निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य नवल किशोर दास जी आपका, मेहरुद्दीन रंगरेज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सेठी साहब चले गए, सेठी साहब शुक्रिया, और साथ ही फादर जॉनसन आपका, अश्विनी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश नहीं झुकने देंगे, इतना ही।